इस देश में सच मरता नहीं है, उसे जिंदा ही दफन किया जाता है। फाइलों में, चुप्पियों में और उन लोगों की आंखों में जो सब जानते हैं लेकिन बोलते नहीं। 20 साल पहले एक आदमी ने सिर्फ एक दस्तखत करने से मना कर दिया था। उसे लगा था सच बोलने की सजा ज्यादा से ज्यादा उसकी नौकरी तक ही होगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहां सच आदमी से नहीं, उसकी बेटी से बदला लेता है। और आज वही बेटी उसी बस स्टैंड पर खड़ी थी जहां एक पहचान पत्र जमीन पर फेंका गया, जैसे 20 साल पहले फेंका गया था। इंसाफ। बस स्टैंड पर वैसे तो हमेशा शोर रहता है, लोगों की आवाजें, इंजनों की गड़गड़ाहट, चाय के गिलासों की खनक, किसी का फोन पर चिल्लाना, किसी का जल्दी में भागना। लेकिन कभी कभी, सिर्फ कभी कभी ऐसा भी होता है कि भीड़ के बीच एक पल ऐसा आ जाता है, मेंटेन ऑर्डर एवरीवन, स्टे बैक, जिसमें सब कुछ अचानक मर जाता है। उस दिन वही पल आया था जब पुलिस वाले ने उस औरत के हाथ से उसका पहचान पत्र लिया और बिना देखे जमीन पर फेंक दिया। ना कोई सवाल, ना कोई वजह, सिर्फ एक इशारा, जैसे वह कागज नहीं उसकी इज्जत हो। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, वह झुकी, पहचान पत्र उठाया और उसी झुकाव के साथ 20 साल पुरानी एक कहानी फिर से सांस लेने लगी। उस औरत का नाम था अनन्या शर्मा। देवपुर गांव में यह नाम आज भी लोगों की आवाज नीचे कर देता था, क्योंकि यह नाम किसी अपराध का नहीं था, किसी बदमाशी का नहीं था, बल्कि उस गलती का था जो कुछ लोग सच बोलकर कर बैठते हैं। राजेंद्र शर्मा। 20 साल पहले इसी देवपुर में एक आदमी ने नहीं कह दी थी। एक फाइल थी, सरकारी फाइल, जमीन अधिग्रहण की। कागज पर सब ठीक था, लेकिन सच्चाई कागज पर नहीं होती। उस फाइल पर दस्तखत करने का मतलब था गरीब किसानों की जमीन छीन लेना, मुआवजे का पैसा ऊपर बांट देना और चुपचाप अपने हिस्से का फायदा उठा लेना। राजेंद्र शर्मा ने मना कर दिया। और भारत में जब आप गलत चीज से मना करते हैं तो आप सही नहीं रह जाते, आप अकेले हो जाते हैं। गवाह पलट गए, सबूत गायब हो गए, पुलिस की रिपोर्ट बदली गई और अदालत में सच हार गया। लेकिन असल में सच नहीं हारा था, सच को हराया गया था। उस दिन अदालत के बाहर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, अपने पिता का हाथ पकड़े हुए। अनन्या। उसे यह ठीक ठीक याद नहीं कि अदालत के अंदर क्या हुआ, लेकिन उसे यह बहुत साफ याद है कि बाहर निकलते वक्त उसके पिता की हथेली अचानक बहुत हल्की हो गई थी, जैसे भीतर से कुछ टूट गया हो। उस दिन के बाद राजेंद्र शर्मा जिंदा तो रहे, लेकिन उन्होंने जीना छोड़ दिया। वह बोलते थे पर शब्द नहीं थे, हंसते थे पर आंखों में कुछ मर चुका था। और एक दिन वे चले गए। लोगों ने कहा हार से, पर अनन्या जानती थी वह डर से मरे थे। और अब 20 साल बाद वही बेटी उसी देवपुर में लौट आई थी। कोई नारे लेकर नहीं, कोई बदले की आग लेकर नहीं, बस चुपचाप। देवपुर बदला नहीं था, सड़कें वही थीं, दुकानें वही थीं, बस लोगों की रीढ़ झुक गई थी। यहां हर आदमी जानता था किससे बात नहीं करनी है, कहां आंख नहीं मिलानी है और कब चुप रहना अक्लमंदी कहलाता है। अनन्या ने चारों तरफ देखा, हर चेहरा उसे देख रहा था और फिर नजर फेर लेता था, जैसे उसे देख लेना भी मुसीबत बुला सकता हो। घर पहुंची तो मां चौखट पर बैठी थी, सफेद बाल, थकी आंखें और वही डर जो 20 साल पुराना था पर जरा भी बूढ़ा नहीं हुआ था। बेटा, तू यहाँ क्यों आई है? यह सवाल नहीं था, यह डर था। अनन्या कुछ नहीं बोली, क्योंकि कुछ वापसी जवाब देने के लिए नहीं होती। रात को पुरानी अलमारी खोली गई, वह फाइल निकाली गई जिसे देखकर हर बार मां की सांस अटक जाती थी। झूठे बयान, काटी पीटी रिपोर्ट और आखिर में वही नाम, इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। वही आदमी जो आज बस स्टैंड पर खड़ा था, वही जिसने हंसते हुए कहा था, तेरे बाप ने भी ज्यादा सच बोल दिया था। अगले दिन पंचायत में अनन्या को बोलने नहीं दिया गया। नेता ने हंसकर कहा, शहर की लड़की है, गांव का माहौल खराब करने आई है। लोग हंसे, या शायद डर में हंसने का नाटक किया। अनन्या खड़ी रही, अकेली। लेकिन उसी दिन जिले के दफ्तर में एक पहचान दिखाई गई और सिस्टम जो अब तक सोया हुआ था अचानक सीधा बैठ गया। क्लर्क के हाथ कांप गए,
फाइलें संभल गईं। अनन्या कोई भाषण देने नहीं आई थी, वह सिर्फ एक फाइल खोलने आई थी। राजेंद्र शर्मा बनाम राज्य। इंस्पेक्टर को बुलाया गया। नेताओं के फोन बजे। पहली बार डर ने दिशा बदली, लेकिन सिस्टम सीधा वार नहीं करता। वह इंतजार करता है, वह घर तक पहुंचता है। गुमनाम फोन आने लगे, धमकियां बढ़ी, मीडिया का सुर बदला। और फिर एक शाम मां गिर पड़ी। डॉक्टर बोले घबराहट ज्यादा है। अनन्या जानती थी यह घबराहट नहीं थी, यह संदेश था। फिर एक रात उसके फोन पर एक लाइन आई, रुको वरना मां को खो दोगी। और उसी पल अनन्या समझ गई, यह लड़ाई अब फाइलों की नहीं है, यह लड़ाई औरत को तोड़ने की है। और सिस्टम जानता है औरत को उसकी कुर्सी से नहीं, उसके रिश्तों से हराया जाता है। यहीं पर कहानी एक नई दिशा लेती है। और यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आगे अनन्या से वह चुनाव पूछा जाना था जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, सच या मां। और इस चुनाव की कीमत पूरे देश को चुकानी थी। कभी कभी जिंदगी आपको एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सांसें भी लगने लगती हैं, जैसे उधार में मिली हों। उस रात अनन्या देर तक सो नहीं पाई। घर की दीवारें वैसी ही थीं, लेकिन अब हर कोना उस पर नजर रख रहा था। मां दूसरे कमरे में थी, लेकिन अनन्या को उसकी सांसों की आवाज यहां तक सुनाई दे रही थी, जैसे हर सांस के साथ कोई डर भी अंदर बाहर हो रहा हो। फोन फिर बजा, कोई नंबर नहीं, सिर्फ आवाज, हेलो, कौन? हद में रहो मैडम। आवाज में न गुस्सा था न धमकी जैसी कोई जल्दी। यह आवाज बहुत भरोसे के साथ बोल रही थी, जैसे बोलने वाले को पता हो कि सत्ता हमेशा उसकी तरफ होती है। आप जिस फाइल को खोल रही हैं वह बंद ही रहनी चाहिए थी। अनन्या ने फोन कान से हटाया नहीं। उसकी आवाज शांत थी। फाइल नहीं, सच खुला है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर कहा गया, आप बहुत समझदार हैं मैडम, इसलिए चाहते हैं कि आप गलतियां ना करें। फोन कट गया। अनन्या समझ गई, ये इंस्पेक्टर नहीं था, ये नेता भी नहीं था, ये उससे ऊपर की किसी कुर्सी की आवाज थी। वह कुर्सी जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ तय करती है। अगली सुबह ही मीडिया का रंग बदल गया। कल तक जो चैनल सवाल पूछ रहे थे, आज वही सवाल बना रहे थे। क्या एक अफसर निजी बदले के लिए सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है? क्या पिता की हार आज बेटी की सत्ता बन गई है? अनन्या ने टीवी बंद नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि झूठ कितनी हद तक जा सकता है। दफ्तर पहुंची तो माहौल बदला हुआ था। वही लोग जो कल खड़े होकर सलाम कर रहे थे, आज फाइल पकड़ते हुए आंख मिलाने से बच रहे थे। कुर्सी तो वही थी, लेकिन उसके चारों ओर खामोशी मोटी हो गई थी। दोपहर तक आदेश आ गया, निलंबन। शब्द आसान था, मतलब बहुत भारी। कारण लिखा था, प्रारंभिक जांच तक पद का संभावित दुरुपयोग। अनन्या ने आदेश पढ़ा 3 बार। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वह जानती थी यही होना था। सिस्टम का पहला जवाब हमेशा यही होता है। उसने कुर्सी खाली की, बिना कोई आवाज किए। बाहर निकलते हुए एक चपरासी ने धीरे से कहा, मैडम, गलत हो रहा है। अनन्या रुककर बोली, गलत तो बहुत पहले हो चुका था, आज बस दिख रहा है। घर लौटते समय उसे लगा जैसे सड़क भी उससे दूरी बना रही हो। घर का दरवाजा बंद था। अनन्या ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उसका दिल एक पल को रुक गया। फिर दरवाजा खुला। मां अंदर बैठी थी। सामने एक टूटे हुए गिलास के टुकड़े थे, हाथ कांप रहे थे। मां ने धीमे स्वर में कहा, कुछ लोग आए थे, समझा रहे थे। समझाना भारत में हमेशा चेतावनी के बाद आता है। अनन्या ने मां का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब आप बाहर अकेले नहीं जाएंगी। मां ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में डर से ज्यादा एक अपील थी। बेटी, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। अनन्या को पहली बार लगा कि शायद मां सही है। अंधेरे में फोन फिर चमका। आज रात, आखिरी मौका। और फिर सन्नाटा। उस रात मां को नींद की दवा दी गई थी डॉक्टर ने, पर अनन्या को नींद नहीं आई। सुबह जब उसने दरवाजा खोला
माँ वहां नहीं थी। बिस्तर खाली था, मोबाइल बंद। अनन्या की दुनिया एक पल में गिर गई। फोन बजा, वही अनजान आवाज। अब आप समझेंगी मैडम। लोकेशन भेजी गई, एक पुराना गोदाम। वीडियो कॉल खुली। बेटा मुझे बचा लो। माँ जमीन पर बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। केस बंद कर दीजिए, माँ घर लौट आएंगी। अनन्या कुछ सेकंड चुप रही। यह वह पल था जहां सब कुछ तय होना था, जहां लोग हीरो या हारने वाले नहीं बनते, बस इंसान बनते हैं। अनन्या ने पूछा, क्या मैं केस वापस लूं? आज ही। अगले 2 घंटे अनन्या किसी को दिखाई नहीं दी, न मीडिया को, न पुलिस को, न अपने पुराने संपर्कों को। तीसरे घंटे अदालत में एक आवेदन दाखिल हुआ, याचिका वापस। अखबारों ने हेडलाइन छाप दी, अफसर टूटे, सिस्टम जीता। शाम तक मां को घर छोड़ दिया गया। अनन्या ने मां को गले लगाया। पहली बार वह रोई, बिना आवाज दबाए। मां ने कहा, मेरी वजह से मत हारना बेटा। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात जब पूरा शहर सो रहा था, अनन्या जाग रही थी। मेज पर लैपटॉप खुला था, वही सबूत, वही रिकॉर्डिंग, वही सच। उसने फाइलें एक एक करके पढ़ी, कमियां सुधारी, नाम जोड़े, टाइमलाइन ठीक की और फिर एक लिफाफा तैयार किया। कोई नाम नहीं, कोई पद नहीं, सिर्फ दस्तावेज, और भेज दिया सुप्रीम कोर्ट। वह जानती थी अब कुर्सी नहीं बचेगी, शायद जान भी नहीं, लेकिन सच बचेगा। सुबह जब यह खबर फैली कि मामला फिर से खुल रहा है, तो ऊपर बैठे लोग पूरी तरह जाग गए। फोन घनघनाने लगे। इसी बीच अनन्या को एक संदेश मिला, आपने सही रास्ता नहीं चुना। वह मुस्कुराई, क्योंकि अब रास्ता चुना ही नहीं जा रहा था, अब इतिहास लिखा जा रहा था। और अभी सबसे डरावना सच सामने आना बाकी था। वह आदमी जो कभी दिखता नहीं, लेकिन सब कुछ चलाता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से पहला नोटिस गया, उसी दिन दिल्ली में कुछ लोग देर तक सो नहीं पाए। वे लोग जिन्हें जनता नहीं जानती, जिनकी तस्वीरें अखबार में नहीं छपती, जो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन जिनके इशारों पर चुनावों के नतीजे तय किए जाते हैं। देवपुर जैसा गांव उनके लिए सिर्फ एक पिन था, राजेंद्र शर्मा जैसा आदमी सिर्फ एक रुकावट, और अनन्या शर्मा एक गलती। लेकिन अब वह गलती रिकॉर्ड में आ चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई गोपनीय रखी गई। कोई मीडिया नहीं, कोई नारे नहीं, सिर्फ सच। लकड़ी की बेंच पर बैठी अनन्या बिना किसी पद के थी, बिना किसी ताकत के, लेकिन उसके सामने रखी फाइल भारी थी, क्योंकि उसमें 20 साल का झूठ बंद था। जज की आवाज आई, आपने केस वापस लिया था, तो फिर ये सबूत यहां कैसे पहुंचे? अनन्या खड़ी हुई, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन स्थिर। केस वापस लिया गया था, सच नहीं। किसी ने खांसा, किसी ने कुर्सी बदली। जज आगे झुके और कहा, क्या आप पर दबाव डाला गया? अनन्या ने सीधे कहा, मां का अपहरण किया गया था। कमरे में पहली बार हवा भारी हो गई। सबूत चलाए गए, बैंक ट्रांजैक्शन, फोन रिकॉर्डिंग, लोकेशन डेटा, और फिर एक ऑडियो, पुरानी हल्की खरखराहट, लेकिन शब्द साफ। शर्मा साहब, ज्यादा ईमानदारी महंगी पड़ती है। यह आवाज इंस्पेक्टर की नहीं थी, नेता की भी नहीं। यह आवाज उसी आदमी की थी जो आज कोर्ट में बिल्कुल शांत बैठा था, देवेश मल्होत्रा, राज्य का सबसे प्रभावशाली सलाहकार। वह आदमी जिसका नाम कभी किसी मामले में नहीं आया। जज ने उसकी तरफ देखा। क्या आप इस आवाज को पहचानते हैं? देवेश हल्के से मुस्कुराया। तकनीक आजकल बहुत कुछ बना लेती है। अनन्या ने उस पल एक आखिरी फाइल आगे बढ़ाई। अगर इजाजत हो तो एक और रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग अदालत के लिए नहीं थी, ये इतिहास के लिए थी। राजेंद्र शर्मा की आवाज, थोड़ी कांपती हुई लेकिन साफ। अगर आज मैं झुक गया तो कल मेरी बेटी इस देश में सुरक्षित नहीं रहेगी। आवाज खत्म हुई। कमरे में कोई हरकत नहीं थी। देवेश के चेहरे से पहली बार रंग उतर गया। जज ने सख्त स्वर में कहा,
रिकॉर्ड सुरक्षित किए जाए। उसी दिन सुनवाई टाल दी गई, लेकिन हर कोई जानता था अब बात टाली नहीं जा सकती। बाहर देश के अलग अलग कोनों में लोग बोलने लगे। देवपुर में पुराने गवाह सामने आए। हम डर गए थे, हमसे झूठ बुलवाया गया, हमें पैसे दिए गए। सिस्टम की नींव चुपचाप दरकने लगी। इसी बीच देवेश मल्होत्रा गिरफ्तार हुआ, न कैमरों के सामने न हथकड़ी के साथ, चुपचाप, जैसे वहां आदमी कब का समझ चुका हो कि खेल खत्म हो चुका है। अंतिम सुनवाई के दिन दिल्ली की हवा अजीब थी। कोर्ट भरी नहीं थी, लेकिन फैसले का वजन पूरा देश उठा रहा था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह मामला सिर्फ एक बेटी का नहीं है, ये उस हर इंसान का है जिसे सत्ता ने डराकर चुप करा दिया। फैसला पड़ा गया। राजेंद्र शर्मा दोषी नहीं थे, उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। राज्य ने अपने ही नागरिक के साथ धोखा किया। देवेश मल्होत्रा दोषी पाए गए। इंस्पेक्टर और नेता सह अपराधी थे। अनन्या शर्मा पर लगे सभी आरोप हटा दिए गए, लेकिन सबसे आखिरी लाइन सबसे भारी थी। ये अदालत निर्देश देती है कि ऐसे मामलों में सच बोलने वाले अधिकारियों को विशेष सुरक्षा और संरक्षण दिया जाए। ये फैसला कानूनी से ज्यादा नैतिक था। देवपुर में लोग सड़कों पर नहीं आए, उन्होंने बस आंखें उठाईं। घर के अंदर अनन्या माँ के पास बैठी थी। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तेरे पापा को आज सुकून मिला होगा। अनन्या की आंखें भीग गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बोझ नहीं था। कुछ दिन बाद सरकार ने आदेश दिया, अनन्या शर्मा को न्यायिक सुधार मिशन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन उसने सीधे कुर्सी नहीं संभाली। वह पहले देवपुर लौटी, उसी बस स्टैंड पर जहां पहचान पत्र जमीन पर फेंका गया था। आज कोई पुलिस वाला हंस नहीं रहा था। अनन्या ने कुछ राहत की सांस ली। अब अनन्या गांव पहुंची और वहां गांव वालों से बात करते हुए बोली, अगर कभी लगे कि तुम अकेले हो तो याद रखना, तुम शायद सही जगह खड़े हो। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, उन्होंने सिर झुका दिया। माँ उसके पास खड़ी थी। अब क्या? माँ ने पूछा। अनन्या ने जवाब दिया, अब ये कहानी किसी एक गांव की नहीं रहेगी। और सच में यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सिस्टम अगली अनन्या का इंतजार करता है और हर डर किसी एक आवाज से हारता ही है।